आइए आज के इस वीडियो में हमारे यहाँ जो भी एनएमएमएस का तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी एनएमएमएस का स्टूडेंट आने वाले समय में एनएमएमएस का एग्ज़ाम देने वाला है, उन सारे स्टूडेंट से हम आपको रूबरू कराते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा और जिस तरह से यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा और आपको भी जानकारी मिलेगी कि यहाँ के स्टूडेंट किस तरह से एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जब भी आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर और पूछते हैं। देखिए, आपका नाम क्या है? चलिए खड़े होइए। आपका नाम क्या है? देखिए, इसका नाम चंदन कुमार है। इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा और इसको एक बेहतरीन तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे पूछने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग को एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन था? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। इसका कहना सही है। सिख धर्म का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? हाँ। इसके बाद बताइए, शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? अब विष्णु की उपासना करने वाले? हाँ, शिव की उपासना करने वाले को कहते हैं हम लोग शैव। और विष्णु की उपासना करने वाले यानी कि विष्णु को जो मानता है, उसकी उपासना करता है, उसको भक्ति करता है, जो उसको पूजा करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैष्णव। रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने किया था। रैदास किसकी शिष्या थे? हाँ। कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना किया था। बहुत बढ़िया। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, चलिए ठीक है। आप ही को भी हम पूछ रहे हैं, शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई। सही है। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? हाँ। मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। चलिए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया? चलो, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो देखिए, इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से दिया। चलिए ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, वो तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन जब आज़ाद हो गए तो हमारी सरकार की, हमारे देश के मुख्य रूप से पॉलिटिशियन जो भी था, उसका ये सपना था, हम सिर्फ आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रहने के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन की आवश्यकता होगी तो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना में, उस योजना के अंदर ध्यान में ये रखा गया, लक्ष्य ये रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में सुधार हो, जिसके कारण से खेतीबाड़ी होगा, जिसके कारण से फसल का उत्पादन होगा। और उस स्थिति में क्या होगा? हमारे यहाँ को कम से कम रहने के लिए घर नहीं है, ये बात तो चलेगा, कम से कम भोजन तो मिलेगा। भोजन का वो जीवित तो रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। रोटी, सबसे पहले क्या होता है? रोटी। रोटी का मतलब भोजन, कपड़ा, मकान। रोटी मिल गया, फिर इसको तन ढकने के लिए क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए। फिर इसके बाद रहने के लिए भी क्या चाहिए? घर चाहिए। तो जब हम लोग आज़ाद हो गए, तो अंग्रेजों से जब हम लोग को छुटकारा मिला, उस स्थिति में हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को खाने पीने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन की आवश्यकता होगी, तो उस स्थिति में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था, हम लोग रखे थे कृषि में सुधार। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग व्यापार में सुधार। उद्योग व्यापार का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पे हमारे यहाँ उद्योग फैक्ट्री लगेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी। जब लोगों के अंदर में बेरोजगारी खत्म हो जाती है तो उस स्थिति में भ्रष्टाचार, आतंकवाद कम पनपता है, वह देश तरक्की करता है। तो हमारे यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि में सुधार। क्योंकि हम जब आज़ाद हो गए, सिर्फ आज़ाद होने से तो फायदा नहीं है, आज़ाद हो गए तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था तो करना पड़ेगा। अब वो खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगा? कृषि में सुधार करने से ही ना। चलिए ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कितने स्तर पर होता है? 3 स्तर पे। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। चंदन से कुछ क्वेश्चन किए कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कितने स्तर पे होता है? तो 3 स्तर पे होता है। इसको एक बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे कानून बनाने का अधिकार, जहाँ पे कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। इसके बाद केंद्र सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को हो, यानी कि भारत सरकार को हो। और समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ? जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। जब राज्य की बात आएगी, राज्य के अंदर जो भी नियम कानून लागू करना होगा, तो उस स्थिति में मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगा और
सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब देश की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, राज्य सरकार। उस स्थिति में अगर दोनों में लफड़ा हुआ तो उस स्थिति में केंद्र का वैल्यू ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होती है। मान के चलिए समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ, समवर्ती सूची जिसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो। दोनों का मतलब किसको, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस बीच में आपाजापी हो जाता है, यानी आपाजापी मन मुटाव हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि हम ये बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है अगर ये बनाएंगे, तो ये दोनों स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कानून माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून लागू करेगा वही वो माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का बात नहीं। समझ गए ना। दोनों स्थिति में सबसे पहले किसका कानून प्रभावी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों रहेगा भाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पावर है। समझ गए ना। अब बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे हम, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था। हाँ चलिए, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। चलो बैठ जाओ। सिर्फ बताइए नकदी फसल किसे कहा जाता है। नकदी वैसे फसल जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करने के लिए, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे व्यापार करने के लिए जो हम उससे पैसा कमाते हैं उसे हम व्यापार करते हैं। जैसे हो गया मक्का, जूट, तंबाकू इत्यादि। ठीक है, इसे हम पूछे नकदी फसल किसे कहा जाता है, तो नकदी फसल उस तरह के फसल को कहते हैं जो उपजाते हैं हम लोग मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए। व्यापार की दृष्टि से किए जाने वाले फसल को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नकदी फसल। जैसे तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, जो भी नशीले पदार्थ होता है उसको मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए किया जाता है ना, उसको खाने के लिए तो नहीं करते। खाने के लिए तो हम लोग गेहूँ, धान, जो भी खाने योग्य पदार्थ है उसी को हम लोग करते हैं मुख्य रूप से खाने के लिए। तो नगदी फसल का मतलब क्या हुआ, जिसका मुख्य रूप से हम लोग व्यापार की दृष्टि से करते हैं, जिस फसल को उपजाते हैं हम लोग व्यापार करने के लिए, ताकि हम लोग को उससे नगदी डायरेक्ट पैसा मिले। तो तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है, अफीम हो गया, ये सब क्या है, नगदी फसल है। अब इसके बाद बताइए नील दर्पण के लेखक कौन थे। अच्छा चलिए, बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे शुरू हुआ। हाँ, बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था, पहली फैक्ट्री। चलिए ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757। हाँ बहुत बढ़िया जवाब। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। हाँ, इसी इंग्लैंड को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश, अंग्रेज, यूनाइटेड किंगडम, ये सब हम लोग, ब्रिटेन, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटिश हो गया, ये सी इंग्लैंड को हम लोग इन सारे नामों से जानते हैं। इंग्लैंड जो हमारे ऊपर शासन किया था, हम लोग को गुलाम बनाए थे, वो अंग्रेज वाला। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। चलिए ठीक है, वास्को डी गामा जैसा कि आप सभी जानते हैं पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का निवासी था। चलिए ठीक है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ। बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। 15 नवंबर 2000। बहुत बढ़िया। देखिए सिर्फ से जितने भी सारे क्वेश्चंस किए, उन सारे क्वेश्चंस का एक बेहतरीन तरीका से जवाब दिया। हो सकता है आपको सुनाई न दे, लेकिन यहाँ से हम सुन रहे हैं, सारे क्वेश्चन का इन्होंने एक बेहतरीन तरीका से जवाब दिया। चलिए ठीक है। भारत का खोज किसने किया था। वास्को डी गामा। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। 1878 ईस्वी में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। महात्मा गांधी। चलिए ठीक है। विलय का नीति का अनुसरण किसने किया था। विलय नीति का अनुसरण किसने किया था। विलय नीति का लॉर्ड डलहौजी ने। विलय नीति का अनुसरण किसने किया था। दूसरे को अपने में मिला लो, जो भी विरोधी है, जो भी विरोधी ताकत है, जिसके कारण से हम लोग को यहाँ पे मान के चलिए शासन करने में दिक्कत हो रहा है, शासन करने मतलब किसी को खून चूसने में दिक्कत कर रहा है, तो उसको क्या करो, अपने में ही मिला लो। तो विलय का नीति दिया था किसने, तो लॉर्ड डलहौजी नामक व्यक्ति ने। चलिए, वर्ण अधिनियम कब पारित हुआ था। वर्ण अधिनियम कब पारित हुआ था। 1865 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। 1948। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से 1918 ईस्वी तक, यानी कि 4 वर्षों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। आप सही तरीके से जवाब दीजिए, लोग देख रहे हैं, आप बढ़िया से जवाब नहीं दीजिएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 9 अगस्त। ठीक है। दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका की रचना किसने किया। दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका के रचना कौन थे। ज्योतिराव फुले। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। 1935 ईस्वी में। मैसूर के शासक कौन था। टीपू सुल्तान। हाँ, मैसूर के शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान था। जैसा कि इससे पहले के भी वीडियो में हमने रंजीत से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस का इन्होंने एक बेहतरीन तरीका से जवाब दिया है। आज भी मौका मिल रहा है हमको रंजीत से कुछ सवाल पूछने का। तो चलिए आपसे हम पूछ लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अंधेर तरंग में क्या अंतर है। चलिए इसको एक बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिए। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं।
हाँ, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण की गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल दीजिए। पानी में उत्पन्न तरंग। हाँ, पानी में उत्पन्न तरंग। प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जिसमें कोई भी मीडियम का कण, जिसमें कोई भी माध्यम का कण लंबवत जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर उठ के जाएगा, जैसे घोड़ा की गति, मनुष्य की गति, जो भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके जाता है, लंबवत जाता है। जिधर तरंग जा रहा है उधर माध्यम के कण जा रहा है, लेकिन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जा रहा है, तो उसी तरह की तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। बताइए, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? हाँ, वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो या उसी के अनुदिश हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल? ध्वनि हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। आज़ादी की प्रथम लड़ाई, आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आज़ादी के लिए सबसे पहला कदम उठाया गया था अंग्रेज को भगाने के लिए 1857 ईस्वी में, इसलिए हम लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, यही रंजित है, इन्होंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई की कब शुरुआत हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? हाँ, 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। बहुत बढ़िया। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? बहुत बढ़िया, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को कितने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42। बहुत बढ़िया। धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर में डाला गया। सही है। वन विभाग की स्थापना कब हुआ था? बहुत बढ़िया। वन विभाग की स्थापना हुआ था 1864 ईस्वी में। देखिए किस तरह से ये लड़का तैयारी कर रहा है। देखिए, साइंस से भी क्वेश्चन पीछे, इससे हिस्ट्री का भी क्वेश्चन ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन का एक बेहतरीन तरीका से जवाब दे रहा है। तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा, और यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन याद करने का मौका मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको भी एनएमएमएस एग्जाम में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े। समझ गए? चलिए, विलय का नीति का अनुसरण किसने किया था? बहुत बढ़िया। विलय की नीति का अनुसरण किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है। लाल बाल पाल का क्या अर्थ है? तो देखिए, यहाँ पे रंजीत से हम पूछ रहे हैं, लाल बाल पाल का क्या अर्थ होता है? लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि लाल बाल पाल के क्या अर्थ होता है, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया। काला कानून किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा? हाँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1987 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। थोड़ा मिसप्रिंट मत कीजिए, आपको यहाँ पे एक आदमी थोड़ी देखेगा, इसलिए सही तरीके से जवाब दीजिए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बहुत बढ़िया। तो अभिषेक बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? हाँ, भारत के अंदर में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता रोज, यानी कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आपको पाया जाएगा। इसके बाद बताइए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? देश के अंदर में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र। इसके बाद बिहार। बिहार जो है जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। समझ गए ना? बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक कम घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। ये सब जवाब दीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, हम आपसे कुछ साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? हाँ, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो जिस तरह का परावर्तक पृष्ठ उसी तरह का दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ समतल पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह समतल दर्पण है। अगर परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो इसका मतलब वो क्या है? गोलीय दर्पण। इसके बारे में बताइए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण क्या है? अंदर की ओर दर्शा हुआ।
अवतल दर्पण का मतलब क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ, वैसे वही सारे क्वेश्चन का जवाब सही दे रहा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो रहा है तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ प्रतीत हो, उभरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। प्रकाश क्या है? हाँ, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश को हम लोग कहते हैं अनप्रस्थ तरंग। उस तरंग को कहा जाता है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। इससे पहले हम बताए थे कि अनप्रस्थ तरंग और उद्धरण तरंग में क्या अंतर है। रंजित से जब ये पूछे थे तो उसी समय तो हमने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिए थे। बताइए, आपतित किरण किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे हम इससे पूछे आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण। इसके बाद बताइए परावर्तित किरण किसे कहते हैं? चलिए, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? समय बटन दोलन की संख्या। और आवर्तकाल एक और फॉर्मूला होता है, टी बराबर 2 × रूट अंडर एल बटा जी। एक आवर्तकाल का और फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवर्ती। चलिए ठीक है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितने से कितने के बीच में होती है? 20 से 20 हाँ, श्रव्य ध्वनि जो सुनने वाले योग्य ध्वनि है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इसकी मृत्यु कब हुआ था बताइए? हाँ, 1984 में। ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस वीडियो को थोड़ी है गाँव घर का वीडियो सब देखेगा, गाँव घर के लोग सब देखेगा, इस वीडियो को दूर दूर तक देख सकते हैं। इसलिए ढंग से यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो हम आपको तैयारी करने के लिए बोलते हैं, कितना स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि रविवार कम से कम सप्ताह में एक दिन हम ऐसा रखेंगे जो जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर भी आप लोग तैयारी नहीं करते हो। कितना बेशर्म की बात है। गधा सब इतना बड़ा हो गया है, कैमरा के सामने में नहीं बोलने आता है। नहीं आता है तो क्या हो गया? कैमरा के सामने में बोलने में क्या है? कैमरा खा जाएगा तुमको? हमको कैमरा के सामने में नहीं बोलने आएगा, नहीं बोलता है। गलत काम करने के लिए आएगा, नहीं पढ़ने के लिए आएगा, उधर 10 को बहाना बनाने के लिए आएगा, लेकिन पढ़ाई वाला बात नहीं आएगा तुमको। गधा सामने इतने में से देखो लगेगा, उसमें से इतना में से 2-3 को जवाब दिया, दूसरे विद्यार्थी को यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा? कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोलेगा कि 10 को मैं 2 की तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग भी नहीं तैयारी करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में नहीं हुआ था, 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए ठीक है। मैसूर के शासक कौन थे? चलिए, ध्वनि क्या है? देखिए, इससे पूछिए ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होता है, जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तो चले जाएगा अंतरिक्ष में भी, जहाँ पर मीडियम नहीं है। निर्वात में भी जा सकता है प्रकाश। निर्वात का मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, वायु भी नहीं हो, हम तुम बातें छोड़ो, जहाँ पे वायु भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। ठीक है। आयाम किसे कहते हैं? माध्य स्थिति की अधिकतम दूरी तक जाता है। जब कोई कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति की अधिकतम दूरी तक जाता है, इसे हम लोग कहते हैं आयाम। चलिए ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के निश्चित समय अंतराल में अपने समय दोलन को पूरा करते हैं उसे आवर्तकाल कहते हैं। हाँ, एक दोलन पूरा करने में लिए गए कुल समय का हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है। बल क्या है? बल के बारे में बताइए। बल एक धक्का है जिसके द्वारा किसी वस्तु में गति उत्पन्न किया जाता है। बल क्या है? धकेलने और खींचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बल। मान के चलिए आप में किसी वस्तु को धकेलने या खींचने की क्षमता नहीं इसके पास, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास बल ही नहीं है। बल का मतलब क्या होता है? धकेलने और खींचने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। किसी व्यक्ति को आप ना तो धकल पा रहे हैं ना ही खींच पा रहे हैं, इसका मतलब आप में बल है ही नहीं है। तो बल का मतलब क्या हुआ? धकेलने और खींचने की क्षमता को बल कहते हैं। चलिए ठीक है। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है कि वास्तविक बनता है कि ये तीनों बनता है? हाँ, अवतल दर्पण के अंदर वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, काल्पनिक, चाहे आभासी भी कहिए चाहे काल्पनिक कहिए, बात वही हो गया। और इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे क्या होगा? हमेशा उल्टा बनेगा। हम लोग कल्पना तो सीधा करते हैं, कल्पना हम लोग कभी भी गलत नहीं करते हैं। हम लोग कल्पना में हमेशा सोचते हैं कि एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनएमएमएस एग्जाम बेहतरीन स्कोर के साथ पास होंगे ही, लेकिन वास्तविकता क्या हो जाती है? उल्टी होती है, क्योंकि हम लोग उस तरह से तैयारी नहीं करते हैं। वास्तविकता तो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। जो हम सोचते हैं हकीकत में वो थोड़ी होता है, हमेशा उसके विपरीत होता है। उसके विपरीत कब नहीं होगा? जब आप लोग संघर्ष कीजिएगा, जब आप लोग मेहनत कीजिएगा, तो जिस अनुसार से सोचे रहिएगा उसी अनुसार से आपका रिजल्ट होगा। समझ गए ना?
कोई भी वस्तु देखने योग्य कब बनता है? प्रकाश की परावर्तन के बाद। ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 एचपी बराबर कितना वाट? तो इसे पूछे 1 एचपी, एचपी का मतलब हॉर्स पावर का मतलब अश्व शक्ति। तो 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आप बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर बोलेंगे कितना वाट, तब 1000 वाट। लेकिन जब पूछेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल आपको बताना है। इसको आप लोग को तैयारी करना है। इसके बाद बताइए स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि लगभग में अप्रॉक्स में पूछेगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताइए कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी 10। कैपिटल जी का मान होता है 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इलेक्ट्रॉन पावर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर पावर होता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है। अब इसे वैसे बढ़िया पढ़ने में सारा कुछ बढ़िया है। इसका व्यवहार भी हम ये बात कर रहे हैं कि मान के चलिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इसमें इसका व्यवहार सबसे अच्छा है। हो सकता है कैमरा के सामने में कभी तो बोला नहीं है बढ़िया से, अभी तक तो नहीं ना हुआ है। हो सकता है इसी कारण से डर हो गया हो, तो थोड़ा बोलने में उसको दुविधा हो रही है, कष्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन पर पावर कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। बताइए भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी। बहुत बढ़िया। भारत के अंदर सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। अब बताइए पौधों में संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? मान के चलिए ना, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ज से जाइलम और ज से जल। पेड़ पौधा के सभी भागों के अंदर ऐसा कौन सा ऊतक है जो पेड़ पौधा के सभी भागों के अंदर में जल पहुंचाने का काम करता है? उसे हम लोग कहते हैं जाइलम। पेड़ पौधा के सभी भागों में, पेड़ पौधा के पत्तियों में उपस्थित भोजन कहाँ बनता है? तो पत्ती में। पेड़ पौधा के पत्तियों में जो भोजन उपस्थित होता है उसको पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाने का प्रयास करता है कौन? फ्लोएम। यानी कि भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। इसको याद में रखिएगा बढ़िया से। चलिए आप बताइए चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ग्रह किसे कहा जाता है? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला आकाश पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन जवाब दिए। इसे हम पूछे ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले जो भी आकाशीय पिंड है, जो भी पिंड है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसमें क्या आपको दिक्कत हो रहा है? थोड़ा दिक्कत है, उसको सुधार कीजिए, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। सूर्य से सबसे निकट ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को। हाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को। इसके बाद पूछे पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को। पृथ्वी का वाहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। बहुत ही बढ़िया, सबसे चमकीला ग्रह। इसमें पृथ्वी का वाहन पूछे, ये सब क्या है? शुक्र को ही हम लोग कहते हैं। इसके बाद बताइए रंध्र क्या है? पेड़ पौधे में छोटे नन्हे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधा में शोषण द्वारा हाँ, धुआं बनाते हैं। इसे हम पूछे एस्टोमेटा यानी कि रंध्र किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे के, जैसा कि आप सभी जानते हो, पेड़ पौधा का पत्ती जब आप लोग देखते होंगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। उसी छोटे छोटे छिद्र की सहायता से पेड़ पौधा शोषण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसी हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र। पेड़ पौधा के पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र। पेड़ पौधा इसी छोटे छोटे छिद्र की सहायता से जल का निष्कासन भी करता है, इसके साथ ही साथ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने का भी प्रयास करता है। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दूसरे तत्वों के किसी मिलने से निश्चित अनुपात को यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब क्या हुआ? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में कोई एक निश्चित अनुपात में मिल गए, तो मान के चलिए शरबतें बनाते हैं, तो शरबत बनाते हैं तो क्या है? मान के चलिए चीनी का मात्रा दे देते हैं ज़्यादा, तो जब चीनी का किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? वो पीने लायक नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। पीने लायक वाला चीज़ रहेगा तो वो पीने लायक नहीं रहेगा। यानी कि जब निश्चित अनुपात से आप ज़्यादा उसको मिलाइएगा तो उस स्थिति में वो चीज़ खराब हो जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। चलिए ठीक है। बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री। इससे पहले के भी वीडियो में हमने बताए थे। इसके बाद बताइए सूचना का अधिकार कानून कब आया था? 2005। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था? ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? बहुत बढ़िया। देखो ये रंजीत है, रंजीत को किसी प्रकार की दिक्कत है?
बोलने में दिक्कत नहीं रहा, इससे टीचर को भी खुशी मिलती है। जब बच्चा एक बेहतरीन तरीके से जवाब देता है तो टीचर जिस तरह से किसी घर के अंदर में बाल बच्चा, किसी का बेटा क्या करता है, अच्छा काम करता है तो उसके माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से किसी के यहाँ कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है और जो शिक्षक पढ़ाता है उसको बेहतरीन तरीके से, जब उसके सारे क्वेश्चन का जवाब दे देता है तो टीचर का भी हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। बहुत बढ़िया जवाब आपने, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे थे आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? हाँ देखो कितना बेहतरीन जवाब। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो सावित्रीबाई फुले ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था? बहुत बढ़िया, ठीक है। किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का मतलब हम लोग जानते हो ना। सती प्रथा का मतलब होता है जब मान के चलिए किसी का पति मर गया तो उसके साथ उसको पत्नी को भी मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सती प्रथा। नहीं देखते रहते हैं कभी लड़ाई झगड़ा होते रहता है मेला में तो कहता है बड़ी आई सती बनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? पति को ज्यादा मानता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नारायण गुरु के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किसने किया? बताइए इसके बारे में। जिसके बारे में कौन नहीं जानता, हम हिंट देंगे। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए ठीक है। भारतीय संविधान के जनक? आप बताइए। देश का प्रथम राष्ट्रपति? इससे पहले की वीडियो में ये सब लड़का सब जवाब नहीं दिया था, आप दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब क्वेश्चन में आपको काहे लिए दिक्कत होगा है? देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये सबको आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, हम आपसे बेहद खुश हैं, समझे ना। आपका हम श्योर करते हैं आप बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम एग्जाम में आप कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये बस इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था? 1924 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। चलिए ठीक है, बात बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लें, अरे कितना क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि जो खराब हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है? हाँ चलिए ठीक है। इसे पूछे भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ? भूमि किस स्थिति में खराब हो जाता है, भूमि किस स्थिति में अनुपजाऊ हो जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं उसी भूमि के अंदर में क्या करते हैं, अत्यधिक पशुचारण करते हैं, कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पेड़ पौधा की ज़्यादा कटाई करते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। फसल चक्रण पद्धति को नहीं अपनाते हैं, एक ही तरह का फसल उसी खेत के अंदर उपजा रहे हैं, उस स्थिति में होगा क्या? उस खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति जाएगी ना। अलग अलग प्रकार के पौधे को, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे को उपजाएंगे तब ना उसकी घास फूस उसमें के अंदर सड़ गल के जो है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। तो फसल चक्रण का मतलब क्या हुआ? फसल चक्रण क्या है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का एक तरीका है। आप लोग अलग अलग प्रकार की फसल को उपजाइएगा जब किसी खेत के अंदर, तो उस स्थिति में अलग अलग प्रकार की फसल का जो भी है कूड़ा करकट उसमें जाकर के सड़ेगा गलेगा, घास फूस सड़ेगा गलेगा, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जैविक खाद होता है ना, जैविक खाद कितना जरूरी होता है पेड़ पौधा के लिए, किसी के लिए भी, मिट्टी के लिए भी जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैविक खाद क्या करता है? जैविक खाद मिट्टी को प्रदूषित भी नहीं करता, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद बहुत ही जरूरी होता है। तो आपके देखते हुए हमको भी हौसला आ गया क्वेश्चन पूछने का, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया कुछ आंदोलन के बारे में बोलिए। कौन कौन महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था? बहुत, चलिए, चंपारण सत्याग्रह उसने किया था, दांडी सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब सारे आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बताइए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इसके याद में हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, आपसे देखिए क्वेश्चन इससे क्या पूछे रंजीत से, सारे क्वेश्चन रंजीत से ही पूछ लिए। अभिषेक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, शिव से भी पूछे, और यहाँ पर देखो जितने भी बैठा हुआ है महानुभाव सब, ये सब पढ़ने वाला नहीं है। शिव से भी बहुत बढ़िया जवाब दिया, चंदन भी जवाब दिया। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, उसी की याद में हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। चलिए अभिषेक बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। चलिए बताइए, किसने कहा था भारत की आत्मा गाँव में बसती है? ठीक है। बीजेपी के संस्थापक कौन थे? बीजेपी के संस्थापक कौन है? तो बीजेपी के संस्थापक इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था,
बीजेपी के संस्थापक कौन था? तो बीजेपी के संस्थापक था देश का सबसे प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बारे में हमने बेहतरीन तरीके से पहले की वीडियो में बताया था। तो बीजेपी के संस्थापक कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। समझ गए ना? इसी के साथ आप बता दीजिए किसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हमारे देश का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी, देश के अंदर सबसे पुराना पार्टी कौन है? तो कांग्रेस। इसके संस्थापक अंग्रेज मूल का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। इसलिए कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है ना, एक अच्छा सोच प्रवृत्ति के अनुसार से नहीं। अगर कांग्रेस का स्थापना होता, कांग्रेस का स्थापना करने में देश के किसी भी नागरिक का योगदान रहता तब तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन इसको स्थापना किया किसने? ब्रिटिश मूल के निवासी, ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो भारतीय नहीं था। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला संडे। फिर देखेंगे किस तरह से एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है बच्चा सब। वैसे हम सभी जानते हैं पढ़ने वाले की संख्या हमेशा कम ही रहती है। सारे स्टूडेंट को तो पढ़ा नहीं सकते हैं, कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, जिसको कहिएगा पढ़ने के लिए सारे स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन पर चर्चा की है। सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह के अंदर में जो भी चीज़ पढ़ाए हुए थे सारे क्वेश्चन का हमने हिसाब ले लिया। कुछ स्टूडेंट को तैयारी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को तैयारी नहीं है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें 7th का बैठा हुआ है। समझ गए ना? इसका मतलब ये नहीं समझिएगा बच्चा को तैयारी है या नहीं है। हो सकता है हम बार बार उस वीडियो के अंदर में हमने आपको समझाए थे कि कैमरा के सामने गांव घर का बच्चा तो नहीं आता है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, देहाती नहीं होता है, वज्र देहाती सब है, तो दिक्कत तो होगा ही। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। सुधार की संभावना है हम लोग को बरकरार रखना है। अब कुछ विद्यार्थी को कितना भी कह देंगे, हेहर होता है, थेथर होता है, उसको कितना भी समझाइए, कितना भी कुछ कहिए, लेकिन वो तो सुधरने के लिए प्रयास नहीं करेगा तो वो ऐसे नहीं रहेगा। समझ गया? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।